अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स का यूनिट नंबर 6 वेव्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ये इस यूनिट का सेकंड लेक्चर है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपर पोजिशनिंग ऑफ वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आज का जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड होगा ज़्यादा। इसके अंदर फार्मूले हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह के सवालात आ सकते हैं और किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने वीडियो लेक्चर को बहुत गौर से और एंड तक लाजमी देखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं लेक्चर के दरमियान में फ्लोट करूंगा तो आपने उन क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उन सवालों को हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है सुपर पोजिशनिंग ऑफ वेव्स। अब सुपर पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? अब आप अगर जनरली ऑब्ज़र्व करें तो आपके एटमॉस्फेयर में देयर आर थाउजेंड ऑफ वेव्स। कोई टेलीफोन की आपके पास जो है वो आपके पास मोबाइल की जो है आपके पास एक वेव है, कोई टीवी चैनल की आपके पास वेव है, आप बोल रहे हैं उसकी वेव्स हैं, कोई शोर है, कोई गाड़ी जा रही है उसने हॉर्न बजाया है, तो आपके पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वेव्स हैं। अब वेव्स क्या करती हैं? वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं, लेकिन सुपर पोजिशनिंग के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए। वो सर्टेन कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की और वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तो वो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? मिक्स हो जाएंगी, मिंगल्ड हो जाएंगी। दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? सुपर पोजिशनिंग करेंगी और इन सुपर पोजिशनिंग से तीन डिफरेंट किस्म के फिनोमिने जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि सुपर पोजिशनिंग होती क्या है। तो हम इसको सिंपल बोलते हैं कि ये जो एप्लीकेबल है ये साउंड वेव्स के लिए भी है, लाइट वेव्स के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स है, ये बहुत अहम है। एडिटिव प्रॉपर्टी के वेव्स जो हैं वो क्या हो रही हैं? वेव्स एडअप होंगी। वेव्स एडअप भी हो सकती हैं, वेव्स सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो मिल किस तरह से रही हैं। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, कि आपके पास इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, इंटेंसिटी कम भी हो सकती है। वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, वेव का एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है। ये मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है कि y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। इसका मतलब है कि ऐड भी हो रही है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो MCQ में आती है वो ये है कि जब दो वेव्स आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, जब दो वेव्स आपस में मिंगल हो जाती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आपके पास आती है उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। अब ये देखें, हमारे पास सुपर पोजिशनिंग मैंने बताया तीन तरह की है। इंटरफेरेंस हो सकती है जब वेव्स मिल सकती हैं, बीट्स पैदा हो सकती हैं और नंबर 3 स्टेशनरी वेव्स पैदा हो सकती हैं। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस कब होती है? जब आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव करें और मिक्सअप हो जाए एक दूसरे के साथ, तो तब जो फिनोमिना टेक प्लेस होता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। बीट्स के लिए जब स्लाइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो और सेम डायरेक्शन हो और मिक्सअप हो जाएं तब बीट्स का फिनोमिना प्रोड्यूस होता है। स्टेशनरी वेव के लिए क्या शर्त है? कि फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, मीडियम सेम होना चाहिए। एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर जा रही है, दोनों जो हैं वो मिलती हैं तो इनके मिलने से जो फिनोमिना पैदा होगा उसको क्या बोलते हैं? वो होता है जी आपके पास स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोर्स कंटेंट में शामिल है। अब हम इन तीनों फिनोमिनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर ये लाइट वेव टॉपिक में भी इस्तेमाल होगा, लिहाजा ध्यान से मेरी बातें सुनिए। इंटरफेरेंस होती है दो तरह से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट हो जाना, बन जाना, कोई चीज़ बन रही है, नई चीज़। अब हम इसको सिंपल ये बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर गिरे या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर गिरे तो दोनों वेव्स एडअप हो जाती हैं और एडअप हो के उनका जो रिजल्टेंट है वो बढ़ जाता है, उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है। अब ये देखें जी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है? कंडीशन ये है कि वेव्स मस्ट बी इन फेस। इन फेस का मतलब है कि उनके दरमियान फेस डिफरेंस 0 डिग्री होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, कि दो वेव्स हैं तो उनके दरमियान पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो दोनों वेव्स क्या करेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देंगी। ये आपके पास मैथमेटिकली फार्मूला आ गया
डेल्टा एस पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा, जबकि एन की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। अगली बात क्या है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर फ्रॉम इंडिविजुअल। मिसाल के तौर पे जी आपके पास आपने कहा कि यहाँ पर वेव्स एड अप हो रही हैं y1 रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर y1 है 1 और y2 है 2 तो रिजल्टेंट कितना आ गया 3। तो देखें जी 3 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हम कहते हैं जी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी मस्ट बी मैक्सिमम, कि जो रिजल्टेंट आपके पास वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये आपके सामने देखिएगा जी, दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड y2 है, दोनों ही इन फेज़ हैं, ये देखिए। और आपके सामने क्रस्ट पे क्रस्ट गिर रहा है, ये आप देख सकते हो कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ। तो इनके मिलने से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या हुआ, बढ़ गया। और ये आप मैथमेटिकली देख सकते हो कि वाई आर इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्यों? क्योंकि दोनों वेव्स क्या थी, इन फेज़। अब इनके इन फेज़ होने से इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो होगा मैक्सिमम, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये है। ये फार्मूला आपको आ सकता है, मैं आपको कहूँगा जी एक वेव का एम्पलीट्यूड जो है बिलफर्स 5 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड जो है वो 4 है, और ये उनके दरमियान एंगल है थीटा। एंगल इतना है तो बताएं जी कि उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी अगर वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। तो आपने ये फार्मूला लगा देना है, ए मैक्सिमम इक्वल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री हो। ठीक हो गया, तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी आपके पास वेव 1 है, उसका एम्पलीट्यूड आपके पास 2 है, और वेव आपके पास 2 है, उसका एम्पलीट्यूड आपके पास 3 है। तो देखें जी 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो 25 हो जाएगा। ओके, इस तरह अगर हम बात करें कि सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या हम कहते हैं जी एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट इंटेंसिटी। समटाइम्स आपको एम्पलीट्यूड निकालना आएगा और समटाइम्स आपको इंटेंसिटी निकालनी आएगी। तो अगर एम्पलीट्यूड निकालना हो तो ये फार्मूला, और अगर इंटेंसिटी निकालनी हो तो ये फार्मूला क्या कि I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 इंटू कोस थीटा। ये अंडर रूट I1 I2 दोनों के ऊपर है। ठीक हो गया, और ये कोस थीटा जो आपके पास एंगल है। इसी तरह रिजल्टेंट आपने निकालनी है इंटेंसिटी, तो I मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो ये उसका फार्मूला आ गया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल का स्क्वायर। तो समटाइम्स एम्पलीट्यूड निकालना आ सकता है, समटाइम्स इंटेंसिटी निकालनी आ सकती है। और ये मैंने रिलेशन आपको बता दिया कि चूँकि I मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, कि अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये फार्मूला है, अगर इंटेंसिटी निकालनी तो ये फार्मूला। अब ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगर आपके पास एम्पलीट्यूड की रेशो दी हो और इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंसिटी हो और एम्पलीट्यूड निकालना हो तो ये फार्मूला। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आने हैं, पहला या तो एम्पलीट्यूड निकालो रिजल्टेंट, या आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो, या इंटेंसिटी दी होगी एम्पलीट्यूड की रेशो निकालो, या एम्पलीट्यूड दिया होगा इंटेंसिटी की रेशो निकालो। ठीक है, तो ये याद रखनी है बात। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आ जाओ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या चीज़ है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पहली बात यह है कि वेव्स मस्ट बी आउट ऑफ फेस। वहाँ पे इन फेस थी, यहाँ पे आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस का मतलब यह है कि इनके दरमियान पाथ डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 180 होता है ये λ/2 के इक्वल है, याद रखिएगा। जो लैम्डा है, लैम्डा यहाँ लिख रहा हूँ कि जो लैम्डा है ये 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर होता है, जबकि 180 डिग्री इज इक्वल टू λ/2, या हम कहते हैं जी पाई। तो ये चीज़ ऐसे भी आ सकती है, आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं। अगली बात क्या है कि पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको कंडीशंस लिखवाई हैं ये चेंज भी हो सकती हैं। बिलफर्ज वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ सकता है इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, वो बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, जबकि n की वैल्यूज़ आप देख लें सारी ऑड। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो λ/2, 3 पुट करेंगे 3 λ/2, 5 पुट करेंगे 5 λ/2। ये सब क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। अगली बात, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो रिजल्टेंट है वो आएगा y1 माइनस y2। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव में एडअप होना है जबकि डिस्ट्रक्टिव में सब्ट्रैक्ट होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मस्ट बी मिनिमम, बिल्कुल जी। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो फिर आपके पास इंटेंसिटी भी कम होगी।
और ये देखें मैंने आपके सामने दो वेव्स बनाई हैं, ये y1 ये y2, दोनों आउट ऑफ फेस, क्यों? इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है, दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, ये आप देख सकते हो। और ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड आया है ये मिनिमम है। अगर दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की होंगी तो रिजल्टेंट ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। अब ए मिनिमम का फार्मूला आपके सामने है, ये आपको निकालना आ सकता है। ए मिनिमम क्या आ गया आपके पास? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 cos थीटा। इस तरह जी ए मिनिमम कैसे आएगा? a1 माइनस a2 होल स्क्वायर, ये भी आप देख सकते हो। फिर मैंने बताया कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन, ये भी आपके सामने है। तो इंटेंसिटी मिनिमम क्या आ जाएगी? i1 प्लस i2 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे ये -2 करके है, जबकि यहाँ पे था +2 करके, ये फ़र्क समझिए। यहाँ पे था प्लस साइन मैक्सिमम के लिए, यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है मिनिमम करके। उसके बाद जी आई मिनिमम निकालनी है तो √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या करोगे? आपने रिजल्टेंट जो है वो इंटेंसिटीज़ और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने हैं। आपको कंडीशन दी जाएगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ जी कि आपके पास एंगल जो है वो 360 डिग्री है, या मैं कहता हूँ जी कि आपके पास इंटीग्रल जो है पार्ट डिफरेंस वो लैम्डा है, तो आपको पता होना चाहिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। अगर मैं कहता हूँ जी कि आपके पास पार्ट डिफरेंस 180 डिग्री है या λ/2 है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला कौन सा लगाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है फार्मूला। आपने इन चारों फार्मूलों की प्रैक्टिस करनी है, इनको लिख लें। कंस्ट्रक्टिव के, इंटेंसिटी के और एम्पलीट्यूड के ये फार्मूले हैं, इस तरह डिस्ट्रक्टिव के, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के ये फार्मूले हैं। अब इसके बाद मैं आपको अगली चीज़ बताऊंगा कि आपको यहाँ से मिला के सवाल किस तरह से आ सकता है, जो है दोनों कंसेप्ट किससे मिलेंगे और किस तरह का सवाल आएगा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि आपने मिक्स क्वेश्चन कैसे करना है। मिक्स ऐसे है कि जी आपको बिलफर्जी एम्पलीट्यूड दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है जी कि आप मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो निकालो, या आपसे कहा जाता है जी कि इंटेंसिटी ये है, मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो निकालो। तो ये देखो भी, ये आपको जो मैंने लिखा हुआ है ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड। इस तरह के सवालों में आपको एम्पलीट्यूड दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप रेशो निकालो मैक्सिमम से मिनिमम की। बिलफर्ज मैं कहता हूँ जी कि आपके पास a1 है 3 और a2 है 2, तो आपने मैक्सिमम से मिनिमम की रेशो निकालनी है। तो देखिए 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर लिया 25, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर लिया 1, तो आंसर क्या आ गया? 25:1। इसी तरह जी आपको इंटेंसिटी दी जा सकती हैं और आपसे कहा जाता है कि आप जी इनकी आई मैक्सिमम से आई मिनिमम की रेशो निकालो। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है √i1 + √i2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आएगा। अब ध्यान से सुन लो कि इन सवालों में एम्पलीट्यूड दिया जाएगा और एम्पलीट्यूड का ही मैक्सिमम मिनिमम रेशो पूछी जाएगी। यहाँ पे इंटेंसिटी दी जाएगी और इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम की रेशो पूछी जाएगी। अब हम सवाल चेंज करते हैं। अब अगर आपको एम्पलीट्यूड दिया जाए और आपने इंटेंसिटी की रेशो निकालनी हो तो फिर ये फार्मूला है, ठीक है। इन सवालों में तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया जाएगा और तुमने इंटेंसिटी की रेशो निकालनी है, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना। इफ़ इंटेंसिटीज आर गिवन, अगर तुम्हें इंटेंसिटी दी जाए और तुमने एम्पलीट्यूड की रेशो निकालनी हो तो फिर तुमने ये वाला फार्मूला लगाना है। सवाल समझ लें, सवाल कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सवाल कुछ भी आ सकता है। कंसेप्ट समझ आ गया तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। अब मैंने आपको पीछे कितने फार्मूले बताए हैं? 4 तरह के सवाल, 5 तरह का सवाल, 6 तरह का सवाल, 7 तरह का सवाल, 8 तरह का सवाल। आप इनसे 8 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वो यही रहेगा कि हाँ भाई उसने आपको गिवन क्या दिया हुआ है और उसने आपसे पूछा क्या। तो अगर वो इंटेंसिटी देता है और एम्पलीट्यूड पूछता है तो ये फार्मूला, एम्पलीट्यूड देता है इंटेंसिटी पूछता है तो ये फार्मूला, एम्पलीट्यूड दे के एम्पलीट्यूड ही पूछता है तो ये फार्मूला, इंटेंसिटी दे के इंटेंसिटी पूछता है तो ये फार्मूला। अगर आपको इंटेंसिटी दे के रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछता है मैक्सिमम की तो वो फार्मूला आपको आता है, इंटेंसिटी दे के मिनिमम इंटेंसिटी पूछता है तो वो फार्मूला आपको आता है, एम्पलीट्यूड दे के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछता है तो वो फार्मूला आपको आ गया, एम्पलीट्यूड दे के मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछता है तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये है जी क्वेश्चन डोमेन। आपको क्वेश्चन डोमेन क्लियर होनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को क्वेश्चन डोमेन का नहीं पता होता। उन्हें जो है फार्मूला तो आता है लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आप इस चीज़ को छोड़ दो कि जी हमने जो है प्रैक्टिस करनी है, अब आप खुद से सवाल बनाओ। आप जब तक MD कैट के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है
कि वो एक स्टूडेंट बन के भी पढ़े और एक एग्जामिनर बन के सोचे कि मुझसे क्या चीज़ किस तरह से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह भाई आप अपनी इफ़ेक्टिव तैयारी कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है जी स्टेशनरी वेव। यहाँ तक हमारा सुपर पोजिशनिंग ख़त्म हो गया। सुपर पोजिशनिंग की डोमेन ये थी, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ आप स्टेशनरी वेव पे। स्टेशनरी वेव पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। ऐसी वेव्स जो ऑब्जर्वर को फील होता है कि जो स्टैंडिंग है, जो मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी। यहाँ पे जो मैंने थ्योरी पॉइंट लिखे हैं ये सारे ही पॉइंट MCQs हैं, लिहाजा 1 बाय 1 अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं बोल देता हूँ, ज़रा मेरी आवाज़ सुन लें। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वेव्स विच डू नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी। अब ये सवाल ऐसे आता है जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव्स। तो प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं और स्टेशनरी वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। अब यहाँ से एक बच्चा सवाल करता है कि जी हमने तो डेफिनेशन पढ़ी है कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, तो फिर स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफ़र क्यों नहीं करती, फिर ये वेव कैसे है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है लेकिन विद इन 2 पॉइंट्स। एनर्जी कन्फाइंड रहती है 2 पॉइंट्स के अंदर। उन 2 पॉइंट्स के अंदर एनर्जी अल्टरनेट करती है लेकिन उन 2 पॉइंट से आगे नहीं जा सकती। बात समझ आई नहीं आई? प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, वहाँ पे कन्फाइनिंग नहीं है, वहाँ पे आपने लिमिट नहीं किया होगा, जबकि यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स लिमिट कर दिए। यही वजह है कि जो अगली बात मैंने लिखी है, एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये स्टेशनरी वेव का एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, उन पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं या हम बोलते हैं जी ये ऑसिलेट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड। इसी तरह स्ट्रेन इज़ मैक्सिमम एट नोड्स। स्ट्रेन बोलते हैं तनाव को, ये याद रखिए। नोड पे तनाव ज़्यादा है, यही वजह है कि जो आपके पास एनर्जी है वो उस पॉइंट से आगे नहीं जा सकती। वहाँ पे आपने उसको कंप्रेस कर दिया, वहाँ पे आपने दबा दिया है कि भाई तुमने मूव नहीं करना आगे। जबकि आपके पास स्ट्रेन इज़ मिनिमम एट एंटी नोड, तो स्ट्रेन एंटी नोड पे मिनिमम है, यही वजह है कि वो बड़े आराम से जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। जबकि नोड पॉइंट, बिलफर्ज ये नोड पॉइंट है, तो इससे आगे नहीं जाना, इससे इसके इन बिटवीन वो ऐसे ऑसिलेट कर सकता है लेकिन नोड को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तनाव जो है वो ज़्यादा है, स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम है। उसके बाद ये एक हमारे पास एक स्टेशनरी वेव है। अब स्टेशनरी वेव कैसे पैदा होती है, तो बुक में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि अगर आप एक वेव को उसकी रिफ्लेक्शन के साथ ही क्या करो, सुपरपोज कर दो, तो स्टेशनरी वेव आएगी। तो ये आप देख लें जी, ये हमारे पास जो है ये आपके पास ट्रफ है, ये आपके पास क्रस्ट है, ये एक वेव है, इसको आपने यहाँ से प्लग किया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो क्रस्ट ट्रफ मिलके क्या कर रहे हैं जी, स्टेशनरी वेव बना रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स ये नोड के लाते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, ये रेस्ट पे हैं। ये जो मीन से ऊपर है इसको एंटी नोड बोलते हैं। अब यहाँ से 3 MCQs। पहला MCQs ये है कि नोड से कंजक्टिव नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड से कंजक्टिव एंटी नोड λ/2, नोड से एंटी नोड λ/4। तो स्टेशनरी वेव के ये पॉसिबल MCQs जो मैंने आपको बता दिए हैं वो यही हैं। बाकी आप एक बार रीडिंग कर लेना बुक से, वहाँ से पता चल जाएगा किस तरह एनर्जी जो है वो अल्टरनेट करती है। नेक्स्ट जो चीज़ है जी हमारे पास वो है जी स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव हमारे पास 2 चीज़ों में पैदा होती हैं, एक है स्ट्रेस स्ट्रिंग और एक है एयर कॉलम। सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो स्ट्रेस स्ट्रिंग डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ फार्मूले आपसे डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन डोमेन समझाऊँगा, सवाल कैसे आ सकता है, सवाल आपने खुद करना है। ओके, मैं कुछ प्रैक्टिस MCQs भी आपको सेंड कर दूंगा, उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अपनी क्वेश्चन डोमेन समझें। आपको फार्मूला आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये फार्मूला किस तरह से वेरी कर सकता है, पैरामीटर्स किस तरह से चेंज हो सकते हैं, सवाल किस तरह का बन सकता है। तो ये देखो, सबसे पहले जी ये फार्मूला आ गया जी आपके पास, Fn = NV/2L। दिस इज द जनरल फार्मूला। इसके अंदर जो n है ये मोड नंबर है। क्या है? मोड नंबर। अब स्ट्रेस स्ट्रिंग में याद रखना, जो मोड नंबर होगा वही लूप होंगी। मिसाल के तौर पर अगर सेकंड मोड है तो उसके अंदर लूप्स भी 2 होंगी। कितनी होंगी लूप्स? 2। अब इधर देखो, ये एक लूप है, एक लूप में आपके पास 2 नोड्स हैं और एक एंटी नोड्स हैं। तो हमेशा याद रखना है आपने कि जितनी आपके पास मोड होंगे उतने ही आपके पास एंटी नोड होंगे, लेकिन नोड एक ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ सेकंड मोड, तो सेकंड मोड का मतलब क्या है, 2 लूप्स होंगी, उसके अंदर 2 ही एंटी नोड होंगे,
लेकिन उसके अंदर नोड्स कितने होंगे? नोड्स 3 होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुन लो, ये पेपर में आनी है। दोबारा से सुन लो कि जो आपके पास मोड नंबर होगा उतनी ही लूप्स होंगी, उतने ही एंटी नोड होंगे और नोड एक ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे सेकंड मोड है तो 2 लूप्स आपके पास, 2 एंटी नोड, लेकिन नोड कितने होंगे? नोड 3 होंगे। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो ये है। इस फार्मूले को आप √T/m भी लिख सकते हो, वेयर T इज़ टेंशन, एक ही बात है। अब जो m है, ये m बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने पहले लेक्चर्स के अंदर कि ये जो m है ये सिर्फ m नहीं है, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो समटाइम्स ये ऐसे आता है, समटाइम्स l ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि l ऊपर आ गया। ये मैंने बता दिया वेयर n इज़ नंबर ऑफ़ लूप्स या मोड नंबर, बात एक ही। अब जी फर्दर इसके अंदर ये था जी फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला, ये आ गया लैम्डा का जनरल फार्मूला, वेयर लैम्डा n इज़ आपके पास मोड नंबर है, लूप नंबर। Fn इक्वल टू NF1, ये आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है शो करता है। बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ जी कि आपके पास जो F1 है वो 100 हर्ट्ज़ है, तो मैं कहता हूँ जी थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बताएं, तो आपने कहना जी कि आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय F1 तो 300 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अगली बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो सेकंड हार्मोनिक होता है ना, जो सेकंड मोड होता है वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ जी कि जी फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, तो आपने कहा जी फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है सेकंड हार्मोनिक। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है तो सेकंड मोड क्या होगा? 200 हर्ट्ज़। तो फिर फर्स्ट ओवरटोन किस पे आएगा? हमने कहा 200 हर्ट्ज़ पे। ये बात समझ लें। अव्वल तो ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन एंटी टेस्ट की किताबों में आपको डिफरेंट जगहों पे इस तरह के सवाल मिलेंगे, टीचर बता भी देते हैं, तो इसलिए मैं ये बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेकंड ओवरटोन जो होता है, सेकंड हार्मोनिक जो होता है वो फर्स्ट ओवरटोन होता है। दोबारा सुन लें, सेकंड हार्मोनिक इज़ द फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। अब ये देखो यार, यहाँ पे कुछ मैंने जो है वैरायटी लेके आया हूँ। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पे मास आ रहा है तो इस मास के हिसाब से वेरिएशन आ सकती है। तो मास किसके इक्वल आ गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये चेंज हो गया, आ सकता है। अब देखो जी, ये तुम्हारे पास एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला तुम्हारे पास ये है। अब क्वेश्चंस की देखें जी, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। पहला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन है। लेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का जनाब टेंशन के साथ या फोर्स के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेंशन 4 गुना बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी का लीनियर मास डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। लीनियर मास डेंसिटी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम के साथ क्या है? वो इन्वर्स रिलेशन है, अंडर रूट करके। फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये बात मैं 2 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाले सवालों में और एक लेंथ एंड टाइम वाले सवालों में, सिंपल पेंडुलम में। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ आएगी कि जी टेंशन 100% इंक्रीज़ होगी है, टेंशन 300% इंक्रीज़ होगी, तो फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो आपने अपनी बुक का जो आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल 4, मतलब आपने जो डॉपलर इफ़ेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के अंदर हैं वो आपने सारे करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपका टास्क है, ठीक हो गया भाई। तो इनको आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब एयर कॉलम पे आ जाओ। एयर कॉलम 2 तरह के हैं, ओपन एट बोथ हैंड्स या क्लोज्ड एट वन एंड। ओपन एट बोथ हैंड का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ पे हमेशा एंड पे एंटी नोड बनेगा, जबकि क्लोज्ड एट वन पॉइंट पे हमेशा क्या बनेगा? नोड बनेगा। ये पहला MCQ। उसके बाद जी इसके फार्मूले, इसका जो जनरल फार्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का NV/2L है। लैम्डा का जनरल फार्मूला 2L/n है। Fn इज इक्वल टू NF1, ये भी जनरल फार्मूला आ गया, सेम वही चीज़। सेकंड हार्मोनिक इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ये मैं बता चुका हूँ। रिचर इन हार्मोनिक्स है। क्यों रिचर इन हार्मोनिक्स है? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन है। यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स भी हैं, यहाँ पे इवन हार्मोनिक्स भी हैं। अब आप आ जाएँ जी क्लोज्ड पे। क्लोज्ड में मैंने बताया जी कि नोड बनता है, इसीलिए जी इसका जो फार्मूला है वो है NV/4L। लैम्डा n की वैल्यू 4L/n आ गई। Fn इज इक्वल टू NF1। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यूज़ क्या होंगी? ऑड होंगी। 1 2 3 1 3 5 7 2 नहीं होगा, सॉरी। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। तो MCQ आता है जी कि कौन सा ऑर्गन पाइप, कौन सा एयर कॉलम रिचर इन हार्मोनिक्स है। हम कहते हैं जी कि वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है। जो क्लोज्ड एंड पाइप है वहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
अब लास्ट कि जब लेंथ कांस्टेंट हो, जब क्या हो, लेंथ कांस्टेंट हो, तो एफ़ ओपन टू एफ़ क्लोज की जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी की वो 2:1 होती है। मिसाल के तौर पे अगर एफ़ ओपन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी 100 हर्ट्ज़ है तो एफ़ क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हमने कहा सेम लेंथ के लिए 50 हर्ट्ज़ होगी। तो ये भाई आपको MCQs में 8.2 करनी है, ठीक है। उसके बाद जी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल मैंने बताया कि पहला तो आपने कर लिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डॉप्लर इफेक्ट वाले छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपने करने हैं, उन सब के अंदर ये कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर को आप बार बार समझोगे, सुनोगे, कोई चीज़ पूछनी हो तो भाई डिस्कस करें उसको। क्वेश्चन डोमेन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल आना है, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से एक सवाल आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको MCQs प्रैक्टिस सेंड भी कर दूँगा, आप फिर उसको सॉल्व करके मुझे